हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने एक्सिस, पराग पारेख, मिरे, कोटक और आईसीआईसीआई के ईएलएसएस फंड्स की रिव्यू देखी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और काफी पॉपुलर फंड हाउस के टैक्स सेविंग फंड यानी कि ईएलएसएस फंड की रिव्यू करेंगे, और वो फंड है एसबीआई मैग्नम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ईएलएसएस फंड्स के थ्रू टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की, एसबीआई मैग्नम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि एक टैक्स सेविंग स्कीम है। रिटर्न सिंस लॉन्च अगर बात करें तो इस फंड की रिटर्न सिंस लॉन्च कैगर रही है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 13%, 12.82% की कैगर रिटर्न रही है, विच इज डिसेंट। क्योंकि हमने पहले भी काफी सारे ईएलएसएस फंड्स की रिव्यू की है, तो उनकी कैगर रिटर्न जो रही है सिंस इंसेप्शन, सिंस लॉन्च, वो थोड़ी बेटर रही है। तो इसकी एवरेज के आसपास ये बहुत कोई इंप्रेसिव कैगर रिटर्न नहीं है सिंस लॉन्च। एक्सपेंस रेशियो 1.30% का है, तो ये काफी ज्यादा है। हमने कई सारे फंड्स, जैसा हमने पहले भी बात की, कई सारे फंड्स को रिव्यू किया है, उन सभी से अगर इसको कंपेयर करें तो काफी ऑन दी अपर साइड, ऑन दी हायर साइड है इसकी एक्सपेंस रेशियो। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस फंड में, जो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ी ज्यादा है। टर्नओवर रेशियो अपनी एवरेज के आसपास ही है, बहुत कोई खास इंप्रेसिव टर्नओवर रेशियो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बिलो एवरेज है। कुछ फंड्स की हमने देखा है कि 80, 90, 100% की भी टर्नओवर रेशियो रहती है। तो टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा, क्योंकि ये बेसिकली ये दिखाता है कि चर्न रेशियो कितना है, कितनी चर्निंग हो रही है, कितनी खरीदी बेची जा रही है अंडरलाइंग स्टॉक्स इन द फंड पोर्टफोलियो। तो जितनी बाइंग सेलिंग होगी फंड के अंदर, पोर्टफोलियो एलोकेशन के अंदर, तो वो आपको ये दिखाता है कि अगर ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है तो फंड मैनेजर की जो इन्वेस्टिंग होराइजन है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन अगर टर्नओवर रेशियो कम है, चर्न रेशियो कम है, तो आप समझ सकते हैं कि जो फंड मैनेजमेंट की जो आउटलुक है, फंड मैनेजमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफी लंबी है। तो उस हिसाब से ये एवरेज के आसपास, ये बहुत कोई खास, बहुत कम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बिलो एवरेज है। अगर इस फंड में एक साल पहले आपने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया हो तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 1.19 लाख, 1.2 लाख के आसपास। अगर आपने इसमें एक साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती है तो आज उसकी वैल्यू होती 1.54 लाख के आसपास, विच इज स्टिल प्रेटी गुड। तो एक साल में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया इस फंड ने। लेकिन अगर 3 साल पहले आपने अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू एक्चुअली एक साल से भी कम होती, यानी कि 1.15 लाख होती। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो हम हिस्टोरिकल इसकी प्राइस परफॉर्मेंस भी बात करेंगे कि इसकी फंड की परफॉर्मेंस कैसे रही है हिस्टोरिकल, तो उसमें भी ये चीज शायद हमें दिखेगी। 3 साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती है तो आज उसकी वैल्यू होती है 4.49 लाख, यानी कि 3,60,000 आपने इन्वेस्ट किए होते 10,000 की मंथली एसआईपी के हिसाब से, और उसकी वैल्यू होती 4.49 लाख, ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास। 7 साल पहले, 7 ईयर्स पहले आपने अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 2.47 लाख, करीबन 2.5 लाख के आसपास। और 7 साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आपने इन्वेस्टमेंट की होती करीबन 8,40,000 के आसपास, और उसकी वैल्यू होती 12,28,000 करेंट डेट में। इस फंड के फंड मैनेजर हैं दिलेश बालाचंद्रन जी, जो 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वो और भी 2 फंड्स को मैनेज करते हैं, और वो है एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड के कुछ सेक्टर एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन वगैरह की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली इसके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होते हैं। मोस्टली इसकी लार्ज कैप एक्सपोजर है, लेकिन थोड़ी सी मिड कैप एक्सपोजर भी आप देख सकते हैं कि 21-22% की मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है, और 12% की करीबन स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये मोस्टली फ्लेक्सी कैप फंड्स की जैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर बात करें तो 69, तो थोड़ी अबव एवरेज है। मोस्टली मैं देखता हूं कि 50 से 60 नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, थोड़ी सी ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसकी। तो ऑलमोस्ट 70 स्टॉक्स हैं इसकी पोर्टफोलियो में, जो थोड़े ज्यादा मुझे लगते हैं। अगर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज, जो इसका ईएलएसएस फंड का कैटेगरी एवरेज है, उससे फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी कम एलोकेशन है, हेल्थ केयर में ज्यादा, टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट बराबर, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्टर एलोकेशन है इस फंड की। अगर इसकी अंडरलाइंग पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें, होल्डिंग्स की बात करें, तो सबसे बड़ी एलोकेशन है इसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, सिप्ला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, अंबुजा सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एलोकेशन है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, जो हमें यहाँ पे भी दिखा कि 69, ऑलमोस्ट 70 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगी वो काफी डाइवर्सिफाइड होगी। तो ये एक तरह से अच्छा है क्योंकि ये रिस्क मिनिमाइज करेगा, लेकिन एक तरह से बुरा भी है क्योंकि आपकी रिटर्न थोड़ी स्प्रेड आउट हो जाएगी, उतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं आएगी। और वही हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि इस फंड की जो रिटर्न्स रही है पिछले 1 साल में या पिछले 3-7 साल में, वो उतनी इंप्रेसिव नहीं रही है। वो हम उसकी अभी डिस्कशन करने भी वाले हैं कि इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है। बट यहां से भी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, किसी में भी इसकी ओवरवेट एलोकेशन नहीं है। तो बहुत स्प्रेड आउट किया हुआ है अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन को इस फंड ने। इस फंड के कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो रिस्क वर्सेस कैटेगरी भी एवरेज है और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी भी एवरेज ही है इस फंड की। यानी कि अपनी कैटेगरी एवरेज की जितना ही रिस्क भी लेता है और उसी के जितना रिटर्न भी देता है। तो बहुत कोई इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, बहुत कोई इंप्रेसिव चीज नहीं है ये। और वही चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा है इस ग्राफ में। आप पिक्टोरियली इस चीज को देख सकते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे जो ये येलो डॉट है ये कैटेगरी एवरेज है, जो ये ब्लू डॉट है ये फंड को दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि रिस्क फैक्टर है, रिस्क प्रोफाइल है, और वाई एक्सिस पे रिटर्न पैरामीटर, रिटर्न प्रोफाइल है। तो जो भी फंड्स आप समझ लें कि वाई एक्सिस पे जितना ऊपर हो और एक्स एक्सिस पे जितना लेफ्ट हो वो उतना अच्छा, राइट? क्योंकि कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न्स हमें मिलेंगे। लेकिन इस फंड में वो बात नहीं दिख रही है। आप देख रहे हैं कि अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, इंडेक्स के भी आसपास ही है। तो रिटर्न एक्चुअली इसकी इंडेक्स से कम है। जैसे हमने यहाँ पे देखी, रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न प्रोफाइल दोनों ही अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। तो बहुत कोई इंप्रेसिव नहीं है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आपने इसमें 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती है इस फंड में, तो उसकी ग्रोथ कैसी रहती है ओवर द इयर्स। आप हर साल देख सकते हैं कि उस 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कैसी रहती है, ऊपर नीचे कैसे जा रही है। तो यहाँ पे ब्लू लाइन से इस फंड की ग्रोथ दिखाई हुई है। इस फंड में अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो उसकी ग्रोथ क्या रहती, वो ब्लू लाइन से दिखाई हुई है। येलो लाइन से कैटेगरी एवरेज की ग्रोथ दिखाई हुई है, और रेड लाइन से इंडेक्स की ग्रोथ दिखाई हुई है। तो इन तीनों चीजों का अगर कंपैरिजन आप करें तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को भी और कैटेगरी एवरेज को भी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी इसकी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों से ही कम है, तो लोग एक्सपेंस रेशियो क्यों दे रहे हैं? इतनी एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब है? तो मुझे इसकी इतनी हाई एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाइड नहीं लगती। अगर आप परफॉर्मेंस से इसको कंपेयर करें तो इसने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया है। वही ऑब्जर्वेशन रहेगी हमारी अगर हम इस फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को मेजर करें, उसको अगर उस पर ध्यान दें, तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में तो अच्छा परफॉर्म किया, 19% की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अपने इंडेक्स के आसपास ही, यानी कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो उसके आसपास ही परफॉर्म किया। अच्छी परफॉर्मेंस इंडेक्स की भी रही है और इसकी उसकी आसपास ही, इंडेक्स के आसपास ही 18.9% की रिटर्न रही है। लेकिन अगर 3 सालों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने अंडर परफॉर्म किया है। बीट तो नहीं ही किया है, अंडर परफॉर्म किया है बाई अ डिसेंट मार्जिन। और 4.9 ऑलमोस्ट 5% की कैगर रिटर्न रही है 3 सालों के भीतर। तो 3 सालों में तो हमें पता है कि मार्केट ने बहुत अच्छा कोई परफॉर्म नहीं किया है, टॉपसी टर्बी टर्बुलेंट मार्केट रही है स्टॉक मार्केट ओवरऑल। लेकिन हमने पहले को कुछ फंड्स को जब रिव्यू किया था तो हमने देखा था कि 3 साल की रिटर्न इतनी कम नहीं थी। 10, 12, 15% की भी रिटर्न हमने देखी हुई है कि एक फंड ने 13-15% की भी रिटर्न दी थी 3 सालों के भीतर कैगर। लेकिन अगर 7 सालों की बात करें तो 7 साल में इसने 14% की रिटर्न दी है कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दी है 14% की, और अपने फंड के आसपास ही परफॉर्म किया है। कुछ कुछ फेजेस थे जहां पे कि इस फंड ने अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया था बीच में, लेकिन वहां से फिर से परफॉर्मेंस में थोड़ी डिप आ गई है और फिर से इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जैसा ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और अगर ऑल टाइम की बात करें तो उसी तरह के परफॉर्मेंस से ऑल टाइम में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही इसने परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल अगर समरी में बात करें तो मुझे ये फंड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कैटेगरी एवरेज के जैसा ही परफॉर्मर है। एक्चुअली एक चार्ट में हमने देखा कि कैटेगरी एवरेज से भी कम परफॉर्म करता है।
रिस्क पैरामीटर भी इसका कैटेगरी एवरेज के जितना ही है, थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लगा मुझे इसका, और एक्सपेंस रेशियो भी इसका थोड़ा ऑन दी अबव एवरेज, ऑन दी हायर साइड है। तो सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगा कि फंड बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव नहीं है। हमने पहले भी कई सारे फंड्स को एनालाइज किया है, एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को एनालाइज किया, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड को एनालाइज किया है, मिरे के टैक्स सेवर फंड, कोटक के टैक्स सेवर फंड, और उन सभी फंड्स की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, उन वीडियोस को अगर आप चेक करें तो उनकी परफॉर्मेंस इस फंड से बेटर थी, काफी बेटर थी एक्चुअली। एक डिसेंट आउट परफॉर्मेंस थी उन फंड्स की अब कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स एंड कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। तो उन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इस फंड को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। देयर आर बेटर फंड्स आउट देयर विच यू कैन कंसिडर इन द करेंट इन्वायरमेंट। लेकिन आप अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि क्या आपको इस फंड से आपके गोल्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अगर फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हमने देखा है कि पिछले कई सालों में इसने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, या फिर एट बेस्ट अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के जैसे ही परफॉर्म किया है। तो अगर आपको ये लगता है कि 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपने काफी टाइम इसको दिया आउट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये फंड आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आपकी अगर 3 साल की लॉक इन, आपको पता होगा कि ईएलएसएस फंड्स में 3 साल की लॉक इन होती है। तो अगर आपके सारे जो इन्वेस्टमेंट ट्रांशेस गए हैं, सारे इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स गए हैं, वो सारे इंस्टॉलमेंट्स की अगर 3 साल पूरी हो गई है, अगर आपकी लॉक इन पूरी हो गई है, तो आप उनको रिडीम करके एक नए फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो अगर आपके बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो एटीसी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, प्रोविडेंट फंड आता है, पीपीएफ आता है, बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, तो उन सभी से आपकी अगर एटीसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना ही है, तो आप इस फंड के बजाय किसी और फंड में रिडीम करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस फंड से निकल के। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देयर आर बेटर फंड्स, जैसा हमने डिस्कस की, उन सभी की रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, और उन सभी में से जो भी फंड्स आपको पसंद आए, जो भी आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देख के, सारी चीजें देख के आपको जो भी फंड सही लगे, उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन, ये जो सारे पैरामीटर्स हमने देखे, सारी डिस्कशन की, सारी इन्फॉर्मेशन देखी, वो कभी ना कभी आपको यूजफुल होगी। अगर आप टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपनी कर रहे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में हेल्पफुल साबित होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।